नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर, आग सिर्फ बंगाल में नहीं लगी है, महाराष्ट्र जो दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी मुख्य भूमिका में भाजपा ही है। भाजपा शासित, भाजपा की अगुवाई वाला गठबंधन है, सत्ता में है, लेकिन यहाँ भी मुख्य भूमिका उसी की है। आदित्य ठाकरे और महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटिल, दानवेज, सारे के सारे ये गए थे शिवाजी महाराज के किले, जो सिंधुदुर्ग में किला है, राजकोट का किला, उस राजकोट के किले में गए थे। और ये सारा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिरी, उसके विरोध स्वरूप इन्होंने फैसला किया जाने का। राज्य सरकार को जानकारी थी, लेकिन जब वहां आदित्य ठाकरे और बाकी महाविकास अघाड़ी के नेता पहुंचते हैं, तो उस वक्त नारायण राणे का बेटा वहां पहुंच जाता है और उसके साथ उसके समर्थकों का हुजूम, किले के भीतर आदित्य ठाकरे घिर जाते हैं। और फिर क्या होता है, क्या फेल्योर हुआ है महाराष्ट्र के इंटेलिजेंस का, और कितनी बड़ी ये घटना है जिसकी चर्चा कहीं नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र का मामला है तो भाऊ से बेहतर तो वैसे भी कोई नहीं बता सकता। भाऊ, बंगाल पर सबकी नजर है, लेकिन महाराष्ट्र भी जल रहा है। वो चाहे बदलापुर हो, चाहे रत्नागिरी हो, चाहे सिंधुदुर्ग हो। अभी रत्नागिरी में भी एक बेटी के साथ व्यभिचार का मामला है, और अब सिंधुदुर्ग। कल शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद आज विपक्षी नेताओं के साथ जो खबर अभी तक मेरे पास, जो मीडिया रिपोर्ट्स मैंने देखी, आदित्य ठाकरे को घेर लिया गया और पिछले दरवाजे से पहले बेटा आया नीलेश, उसके बाद नारायण राणे, और उन लोगों ने कहा कि पिछले दरवाजे से निकल के जाओ। घेर लिया किले के भीतर आदित्य को। वो तो आदित्य बाला साहब की विरासत है जो अड़ गया वहां पर। ये चल क्या रहा है? देखिए आशीष, 2024 के लोकसभा नतीजों ने यह बता दिया कि शिवसेना कौन है। 2024 के नतीजों ने महाराष्ट्र में बता दिया कि बीजेपी की औकात क्या रह गई सिंगल डिजिट पे। 2024 के नतीजों ने बता दिया कि शिवसेना को तोड़ना या राष्ट्रवादी को तोड़ना, गद्दारों को पैसे का लालच दे के अपने पाले में बिठा लेना, यह महाराष्ट्र की जनता ने कतई नहीं रखा है। नारायण राणे अपने आप को मराठा कहते हैं। यदि नारायण राणे मराठे है तो वो मराठों का दुर्भाग्य है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने पूर्व दैवत मानते हैं, तो उन्हें तो आमरण अनशन पे बैठ जाना चाहिए था। जब तक ये जो पुतला था, इसको गिराने वाला कौन, ये गिरना कैसा। महाराष्ट्र सरकार ये हाथ ऊंचे नहीं कर सकती ये बोल के कि नेवी ने ये पुतला बनाया है। मैं बता दूं आपको, जब प्रधानमंत्री किसी फंक्शन में जाते हैं तो उस राज्य का प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट का ड्यूटी है ये देखना कि राज्यपाल, जब प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, राज्यपाल भी जाते हैं, तो वो जिले का जो कलेक्टर है उसको ये देखना होता है कि वो जो फंक्शन को आ रहे हैं वो वैध है अवैध है। वहां सुरक्षा का प्रबंध ठीक है, वहां स्टेज ठीक से बना है। जिस स्टैचू के, आज इमेजिन करिए 8 महीने बाद स्टैचू गिरा। आप इमेजिन करिए यही स्टैचू यदि प्रधानमंत्री के ओपनिंग के समय ही गिर जाता तो हवा का क्या, कब आएगी कोई बता के आती है क्या? तो क्या एक बहुत बड़ी अनहोनी नहीं हो सकती थी? क्या ये स्टैचू जिसने बनाया, पहले कितने काम किए उसने, कितना बड़ा नाम था वो। दिल्ली में एक सुतार परिवार रहता है, उन्होंने मैक्सिमम स्टैचू बनाए पार्लियामेंट से लेके आज तक। छत्रपति शिवाजी महाराज के हजारों स्टैचू आज होंगे, पुतले होंगे महाराष्ट्र में। कौन सा पुतला कब गिरा, कहां गिरा, किसने बताया? क्या इससे ज्यादा तेज हवाएं नहीं आई? क्या इससे ज्यादा तेज कभी लहरें नहीं आई? क्या ये स्टैचू को नेवी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने नेवी को लिखा था कि ये स्टैचू कुछ गड़बड़ हो रहा है? जिसने स्टैचू बनाया उसने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी बड़ा डर रहा हूं, मैं कहीं गड़बड़ हो गया तो मैं मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। इस करियर का पहला काम था कल्याण का, वो आदमी था। क्या कल्याण के सांसद ने उसको मदद की थी? आर्मी नेवी के लोग तो बड़ा ठोक बजा के देते हैं काम। इसके लिए जिम्मेदार कौन?
आप मात्र दो एक 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 उस आर्किटेक्ट के खिलाफ और जिसने पुतला बनाया उसको शिल्पकार के खिलाफ आपने केस रजिस्टर कर दिया और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उसके खिलाफ आपने कर दिया, वो सारी चीजें कर दी और आप बार बार कहते हो कि इसमें राजनीति मत करिए। मुझे भाजपा की दोहरी नीति समझ में नहीं आती। वो कहती कि ये स्टैचू गिरा बहुत दुर्भाग्य है, छत्रपति के नाम की राजनीति मत करो। हम करें तो सदाचार, तुम करे तो व्यभिचार। यदि बदलापुर में कुछ होता है तो विपक्ष बोले नहीं। छोटी बच्चियों पे राजनीति मत करो। और साधुओं की हत्या होती है और पालघर में आप जोर जोर से सीना पीट पीट के आलाप करते हो, वो न्याय की मांग होती है। आज छत्रपति की अपमानित हुआ। मेरे जीवन काल में मैंने छत्रपति का वो मेरे दृश्य आज भी मेरे आंखों के वो आ जाता है फोटोग्राफ, तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो ऐसा टूटा हुआ गिरा हुआ नहीं देखा। छत्रपति का स्टैचू कहीं जाता है इरेक्ट होने, टुकड़ों में जाते हैं, बाद में असेंबल्ड होते हैं। वहां पे भी छत्रपति शिवाजी महाराज का चेहरा और मुकुट ऐसा बिल्कुल सम्मान के साथ रखा जाता है। उसे बांध के रखा जाता है कि उसमें कोई गंदगी ना गिरे। जो भयावह दृश्य मैंने देखा वो किसकी नाकामी था? क्या उद्धव ठाकरे के समय ये होता तो आप उद्धव ठाकरे का इस्तीफा नहीं मांगते? क्या पालघर की 2 साधुओं की हत्या उद्धव ने करवाई थी? सवाल ये है, जब आप विपक्ष में होते तो अलग मापदंड क्यों और यहां अलग मापदंड क्यों? क्या महाविकास आघाड़ी के नेता, क्या उनकी सुरक्षा का जिम्मा देवेंद्र फडणवीस को नहीं है? मैंने वो क्लिप देखी है, नारायण राणे का लड़का उस पुलिस अधिकारी पे कैसा टूट पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार की पुलिस अधिकारी क्या नेताओं के घर के गुलाम हो गए हैं? चपरासी हो आपकी इस घर के। मात्र आप नारायण राणे के बेटे हो, चुनाव लड़ लेते हो, एमएलए हो, इसके लिए किसी भी अधिकारी की सर के ऊपर चढ़ के तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तू तड़ा करके बात करेगा? ये औकात क्या है इसकी? नारायण राणे का बेटा यही औकात है ना? तो उस नारायण राणे को औकात किसने दिलवाई? मुलुंड के भांडुप के थापा भाई के यहां चाय पिलाते थे, उनके कहने पे यूनियन के कोटे में इनकम टैक्स में प्यून रहे। थापा भाई की कृपा से ये कारपोरेटर बने, बेस्ट के चेयरमैन बने, शिवसेना की कृपा से मुख्यमंत्री बने। थापा भाई के यहां घर काम करने वाला आदमी आज कई होटल्स का मालिक है। उसकी अकूट संपत्ति के कागज तो देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के पटल पर रखे थे पूरे दिन भर। विधानसभा का पूरा एक दिन पूरा उन्होंने इसी के नाम शहीद करवा दिया था। और आज जब उनको कहा कि नारायण राणे ने धमकी दी है तो बोलते नहीं, नारायण राणे की बोलने की तरह ऐसी है, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्हें धमकी दी हो। ये दयनीय स्थिति मैंने देवेंद्र फडणवीस की कभी नहीं देखी जीवन। आदमी की रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, गलत तो गलत, सही तो सही। बार बार कहते हैं कि मेरे पास प्रूफ है, दिशा सालवनिया की हत्या के मेरे पास प्रूफ है। अरे भाई जाइए, दीजिए सीबीआई को। मेरे पास डायरी है, मैं खोके से पैसा देता था उद्धव ठाकरे को। दीजिए डायरी, दे दीजिए, दीजिए डायरी ईडी को, जाने दीजिए उद्धव ठाकरे को जेल में। यदि भ्रष्टाचार किया होगा तो जेल में जगह है उसकी। कोई महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे का ठेका लेके नहीं रखा है। यदि उद्धव ठाकरे भ्रष्ट है और आपने उसको पैसा दिया है तो आप जाइए, लेकिन आशीष जाएंगे नहीं, क्योंकि वो 50 खोके जो उन्होंने दिए हैं, जो कहते मेरे पास डायरी में नोट है, वो इन्होंने कहां से लाए ये भी तो बताने होंगे। कहां से लाए ये भी तो बताने होंगे। लेकिन ऐसे नेता इस देश के कैबिनेट में भी थे जिनको एक अंग्रेजी शब्द नहीं आता था, और लोगों ने शब्द जब पूछा प्रश्न तो उसका उत्तर देना नहीं आया इनको। और उनके दोनों बेटे
भयावह बिलो द बेल्ट बात करते हैं। जितना छिछोरापन कूट कूट के भरा है इन लोगों में, उतनी महाराष्ट्र की राजनीति की मतलब जो है जो स्तर है उतना नीचे जा रहा है। महाराष्ट्र में वैचारिक मतभेद थे। गोपीनाथ मुंडे अलग पार्टी में थे, प्रमोद महाजन अलग पार्टी में थे, बाला साहेब ठाकरे अलग थे, शरद पवार अलग थे। लेकिन मजाल है कभी छगन भुजबल अलग थे। लेकिन यही नारायण राणे ने मुझे किस्सा सुनाया था, क्योंकि इनके तो इन्होंने जिस शिवसेना ने इनको बनाया उसको लात मार के कांग्रेस में गए। फिर कांग्रेस ने इनको इज्जत दी तो इज्जत उनको फली नहीं, ये बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी ने भी इनको मंत्री पद हटा के बता दिया कि तुम सांसद हो, सांसद रहो चुपचाप। ये कैसे चुनाव जीते ये भी एक इतिहास है। और ये इंसान अजीब सी बातें करता है। इन्होंने एक दिन मुझे व्यक्तिगत रूप से बोलते हुए कहा था इन्होंने, और उसके गवाह है लोग। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति क्या थी, कि मैं कांग्रेस की तरफ से नेता विधान परिषद में लगातार सरकार को घेर रहा था। मैंने 40 मिनट में लगातार मुख्यमंत्री पर प्रहार किया। लंच सेशन हुआ, मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख अपने चेंबर में, मैं अपने चेंबर में। मुझे विलासराव देशमुख का फोन आता है, अरे नारायण राणे जी घर से टिफिन आया आपके? मैंने कहा, बोले हाँ। तो फिश आया होगा? मैंने कहा, बोले हाँ। तो बोले आप छोड़ दीजिए, आप दूसरा कुछ खाइए, फिश खाने में आ रहा हूं। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जाके उनके चेंबर में उनका टिफिन खा के अपने चेंबर में वापस आता है। फिर विधानसभा शुरू होती है और फिर नारायण राणे के हमले शुरू होते हैं। वैचारिक मतभेद थे, वैयक्तिक मतभेद नहीं। ये बार बार मर्डरर करके ठाकरे परिवार को घेरना, बार बार। अब आदित्य ठाकरे पूरी महाविकास आघाड़ी वहां थी, उस जगह देखने गए थे जहां स्टैचू गिरा। क्या राजनीति थी उसमें? नारायण राणे के क्यों लोग आए वहां पे? क्यों धक्का मुक्की हुई? क्यों गंदी गंदी बातें कही गई? वो जो बताने लायक नहीं है सभ्य समाज को। जो वार्तालाप वहां हुआ, गाली गलौज हुई, वो पुलिस वाले बेचारे रोक रहे बीच में, तो उन्होंने बहुत गलती करी। जिन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो विधानसभा में बैठते। ये दुर्भाग्य है राज्य, ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। अरे भाई, वो आके देख के चले जाए, वो चले जाए, आप देख के चले जाइए, आप चले जाइए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। और आप धमकी देंगे। ये धमकी वाली बात शरद पवार ने दो टूक बातों में कह दिया कि बोले जब तक तमीज से बात करोगे तो तमीज से जवाब मिलेगा, और जिस दिन धमकी दोगे पाऊल वाकलं टाकलं तो जवाब मिलेगा। आप धमकी देके आप क्या गुंडाइज्म करने हो? गुंडाइज्म पे उतर आए हो, बहुत बड़े गुंडे हो आप। राजनीति में प्रजा से बड़ा कोई नहीं होता, मतदाता से कोई नहीं होता। आज कोकड़ के मतदाताओं को शर्म आ रही होगी कि कैसे इंसान को हमने सांसद में भेजा, क्योंकि ये कोकड़ है। इस कोकड़ ने अत्रे से लेके पूरे देश पांडे तक कई बड़े बड़े साहित्यिक, संगीतकार, गायक महाराष्ट्र को दिए हैं। उस कोकड़ के भूमि से ही कई रत्न निकले हैं। उस भूमि से ये कोयले भी निकलते हैं। ये देख के दुख हुआ। एक बात, राजनीति करिए, राजनीति करिए। क्या ये होने वाले विधानसभा चुनाव में संभावित हार के फ्रस्ट्रेशन है? नहीं भाऊ, देश के लोग एक बात जानना चाहते हैं, महाराष्ट्र का मामला, देश के लोग, ये नारायण राणे वाकई क्या बहुत बड़े गुंडा है? क्योंकि इनका हमने एक संसद में भी, संसद के भीतर इनका एक बयान याद होगा, हम लोगों ने पिछले साल उस पर एक शो भी किया था। संसद में बोल रहे थे और सामने इन्होंने धमका दिया था शिवसेना के सांसद।
बहुत मतलब बहुत ही बदतमीजी से, बिल्कुल एरोगेंसी से ऐसे लगा कि जैसे संसद में ही निपट लेंगे। तो क्या है, वाकई मैंने देश जानना चाहता है कि बहुत मैंने बड़े गुंडा वगैरह हैं, क्या हैं ये? कुछ नहीं, हुँ, ये थापा भाई थे। हुँ, थापा भाई एक बड़ा नाम था। हुँ, और जब दाऊद, छोटा राजन ये मुंबई में ऑपरेट करते थे, तब एक रॉबिन हुड की तरह नाम था थापा भाई। बैंक में गार्ड थे, हुँ, लेकिन लोगों के लिए मसीहा थे। तो थापा भाई के साथ जो भी लोग थे, थापा भाई ने अपना घर नहीं बनाया, हुँ, थापा भाई ने राजनीति में से पैसा नहीं कमाया। उन्हीं थापा भाई के यहाँ ये काम करते थे। तो होता है ना कोई बार जब भाइयों के साथ रह रहे कि आपका हुँ, ड्राइवर चाय से केटली गरम, वैसे केटली हुँ, गरम है ये। हुँ, तो एक वो हाँ, आदमी, उसको लगता है कि वो थापा है। अरे थापा कहाँ भाई, हुँ, उनके नाखून के बराबर नहीं। फिर आप मुख्यमंत्री बन गए, हुँ, क्योंकि तब जोशी जी के खिलाफ एक प्रकरण उठा, ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं चाहिए था करके कईयों के पेट में दर्द हो रहा था। हुँ, सुमित्रा ठाकरे की तब चलती थी शिवसेना में, हुँ, उद्धव राज इतने बड़े नहीं हुए थे, हुँ, तब राणा रानी की लॉटरी लग गई मुख्यमंत्री पर। और उसके बाद तो इनको लगा कि मैं भगवान हो गया हूं। हुँ, जिसको कुछ पढ़ना नहीं आता, जिसको कुछ लिखना नहीं आता, सिर्फ पैसा गिनना आता है। हुँ, एक और ही वही पार्टी में हाँ, वो थापा भाई के यहाँ रह रह के सुन सुन के बातें। हुँ, कुछ लोग नहीं, पत्रकारों के दोस्त ऐसे होते हैं बिल्कुल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वो अपने आप को हाँ, पत्रकार ही समझने लगते हैं। हुँ, या एक्टर्स के साथ रहने वाले उनके जो मित्र होते हैं, जो 24 घंटे एक्टर के साथ रहते हैं, वो उससे कम नहीं समझते खुद को। हुँ, वैसे ये प्रोडक्ट है। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र कभी नहीं रहा महाराष्ट्र में, मैं बता रहा हूं तुम्हें। देवेंद्र फडणवीस कैसे भी हो, लेकिन सौम्यता आज भी उनमें है। हुँ, गडकरी कैसे भी हो, लेकिन आज भी सौम्यता उनमें है। चाहे महाराष्ट्र से निकले हुए एकनाथ शिंदे हो, सॉरी अपने गोपीनाथ मुंडे हो, गोपीनाथ प्रमोद गोपीनाथ मुंडे। महाजन हो, हुँ, इन लोगों की सभ्यता देखिए। गोपीनाथ मुंडे जिसके पीछे पूरा महाराष्ट्र खड़ा होता था, हुँ, लेकिन कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की। रादर आशीष, जिस जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस स्टेज पर गोपीनाथ मुंडे, विलासराव देशमुख और सुशील कुमार शिंदे होते थे, वहां पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी, हुँ, क्योंकि मराठी साहित्य का व्यंग वहां रचा जाता था। क्या भाषण होते थे उनके, कि लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसते थे। आज भी उनकी क्लिप्स वायरल होती है भाषण। महाराष्ट्र में शरद पवार देखिए, शरद पवार तो पूरे देश की राजनीति घुमाते हैं अपनी उंगलियों पे, लेकिन कभी उन्होंने असभ्यता की बात नहीं की हुँ, होगी, ऊंची आवाज में बात नहीं की होगी, धमकाया नहीं होगा। ये कुछ गुंडे किस्म के, गुंडे भी नहीं है, ये छिछोरे हैं। हुँ, मैं महाराष्ट्र के गुंडों को भी जानता हूं, और मैं उनसे मिला हूं व्यक्तिगत रूप से। इतने दिन महाराष्ट्र पर कवर करता हूं, मैं हर एक को मिला हूं। मैं विरार से लेके डगली चार तक सबको मिला हूं, लेकिन मैंने वैसे सभ्य लोग भी नहीं देखे। जब बात करेंगे तो सभ्यता के साथ करेंगे। जिनमें ताकत होती है वो असभ्य नहीं होते। जिनमें ताकत कुछ नहीं होती, खोखलापन होता है ना। जहां पानी कम होता है वहां आवाज बहुत होती है आशीष। हुँ, जिस गंगा में बहुत ज्यादा पानी होगा तो गंगा का आवाज नहीं आएगा आपको, पानी चला जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। हुँ। जिस गहरा पानी जिस हमेशा जगह शांति का रहता है। शांति का होता है, हुँ, ये जिसमें 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 डेप्थ है, वो आवाज नहीं होगी। ये आवाज करने वाले हैं। कान के नीचे बजाऊंगा, ये बोलने के लिए जिस आदमी को कोर्ट ने सजा दी हो, केस हुँ, रजिस्टर अरेस्ट हो गए थे ये, जब इन्हें कहा था मुख्यमंत्री कान के नीचे बजाऊंगा। इस व्यक्ति को देवेंद्र फडणवीस क्लीन चिट देता है कि नारायण राणे की बोलने की तरह वैसी हो सकती है, लेकिन वो धमकी नहीं दे सकते। अरे भाई,
धमकी देने के चक्कर में तो अरेस्ट हो गया था आदमी। नहीं, एक अब मैं फडणवीस पर, एक आखिर में बस फडणवीस पर पूछेंगे। ये जो गई थी, पूरे प्रतिनिधिमंडल गया था, चाहे आदित्य हो, चाहे जयंत पाटिल हो, ये विपक्ष के सारे बड़े नेता थे। सबका एक प्रोटोकॉल होता है। ऐसा नहीं था कि ये चुपके से भूमिगत रास्ते से सुब्रमण्यम नहीं नहीं स्वामी नहीं टाइप नहीं, संसद में प्रकट हो गए। ये इनके प्रोग्राम अनाउंस होते हैं, इनके प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को होते हैं। हाँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देता है, नहीं तो मना करता है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, नहीं हम्म, हम्म। परमिशन दे सकते। तो एलआईयू क्या कर रही थी? क्या इसमें फडणवीस के पे ही आ रहे हैं? जो फडणवीस उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, फडणवीस को कौन क्लीन चिट देगा? होम मिनिस्टर हैं नहीं, इनकी। एलआईयू क्या कतई कर नहीं। रही थी? क्या यही लोग कहे कि जाओ अड़ंगा डालो, ये भाजपा के भीतर से, कि ये सब जा रहे हैं, प्रॉब्लम नीलेश तुम भी पहुंचो, नारायण प्रॉब्लम तुम भी पहुंचो। फडणवीस के लिए प्रॉब्लम ये है हम्म, कि भस्मासुर तो पाल लिया, हम्म, अब वो उन्हीं के हाथ, सर पे हाथ लेके घूम रहा है, और ये अब किसी विष्णु को ढूंढ रहे बचाने के लिए। हम्म, आज अजित पवार के वक्तव्य पार्टी को तकलीफ दे रहे हैं। हम्म, नारायण राणे के दोनों बेटे जब भी मुंह खोलते हैं, पार्टी के 2-4% मत कम हो जाता है, हम्म, वोट प्रतिशत कम हो जाता है। बीच में नारायण राणे के बेटे को बोला भी गया था कि आप बोलिए मत, आपके बोलने से मामला बिगड़ता है। हम्म, लेकिन उनके पास बोलने के सिवा कुछ बचा भी नहीं ना, इसीलिए वो एग्रेशन है, इसीलिए वो एग्रेशन है। और देवेंद्र फडणवीस की स्थिति दयनीय है। ऐसे ऐसे लोग भरे हैं पार्टी में उन्होंने, जिससे उनके पार्टी की 12 बज गई। बहुत बढ़िया हम्म। दूध था गाय का, नींबू निचोड़ा है इन्होंने, दूध फट गया। इसलिए ये दूध, ये भले दयनीय स्थिति में हो और दिख रहा हो लोगों को कि नहीं एग्रेशन नहीं, नारायण इससे राणे। इससे भाजपा दयनीय स्थिति में आ गई। हाँ, वही कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता दयनीय स्थिति में नहीं है। और जो एग्रेशन अरे दिखा रहे हैं नारायण राणे देखिए, और उनके पुत्र। महाराष्ट्र की जनता देखिए, ऐसे हाँ, कई आए और ऐसे कई गए, ठीक है। इनसे बड़े बड़े नेता थे, इसी महाराष्ट्र में शंकरराव चव्हाण, यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक जैसे लोग दिए। एक भाषा बाल ठाकरे के मुंह में होती थी, लेकिन वो भाषा सिर्फ बाल ठाकरे को ही शोभा देती थी। बाल ठाकरे की सिवा किसी की औकात नहीं थी कि वो उस भाषा में बात करे। लेकिन फिर बाल ठाकरे का व्यवहार भी अलग था। बाला साहब ठाकरे, मैं बताता हूं आपको, पूला देश पांडे, ये बहुत बड़े साहित्यिक है महाराष्ट्र में, पूजे जाते हैं। पीएल देश पांडे, पूला देश पांडे, जो संगीत का महारथी हो, हारमोनियम का महारथी हो, जो राग विराग जानता हो, जो व्यंग लेखक में उससे बड़ा कोई नहीं हो, जो दूरदर्शन का पहला प्रोड्यूसर हो, देश के दूरदर्शन का, ऐसा बहुआयामी व्यक्ति बाला साहेब ठाकरे का बहुत गहरा दोस्त था। उनके बर्थडे के दिन सबसे पहले सुबह उनके दरवाजे पे बाला साहेब दस्तक देते थे, पुणे मुंबई से जाके, और तीनों मिलके चाय पीते थे, बर्थडे की पहली चाय। उस जब बाला साहेब की सरकार थी महाराष्ट्र में, और पुला देश पांडे को गौरव पुरस्कार दिया गया था। पुला देश पांडे या तो गौरव पुरस्कार ही नहीं स्वीकारते, उन्होंने पुरस्कार तो स्वीकारा, और पुरस्कार लेने के टाइम स्टेज पे महाराष्ट्र सरकार को भला बुरा करके वो पुरस्कार का बहिष्कार किया। तो बाला साहेब ठाकरे ने अपने ठाकरे भाषा में पुला देश पांडे को भी बहुत ठोका। लेकिन उसके बाद जब पुला देश पांडे का बर्थडे था, तो फिर बाला साहेब ठाकरे उनके दरवाजे पे थे। तो किसी ने कहा कि बाला साहेब आप जा रहे पुलिस जी के यहाँ? तो जा रहे, वो तो 1 तारीख, वो बर्थडे के दिन तो जाना ही है, दोस्त है मेरा। व्यक्तिगत संबंध हमेशा व्यक्तिगत संबंध। शरद पवार के लिए क्या नहीं बोलते थे, मैदे का बोरा बोलते थे शरद पवार को, मैद्याचं पोतं। लेकिन शरद पवार की और उनकी घनिष्ठ दोस्ती के लिए पूरा महाराष्ट्र जाना जाता था। व्यक्तिगत संबंध, राजनीतिक बोलचाल। लेकिन हर ऐरा खैरा नत्थू खैरा यदि बाल ठाकरे की कॉपी करने लगा और अपने को बाल ठाकरे बोलने लगा, तो बाल ठाकरे बनने के लिए आपको कई सैकड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। वो प्रबोधनकार ठाकरे का बेटा था, और उसकी भाषा की शैली थी, और लोग उस भाषा को प्रेम करते थे। हमारे यहाँ दादा कौंड के हो गए, उनकी भाषा पे लोग प्रेम करते थे।
इसलिए हर दूसरा आदमी डबल मीनिंग के डायलॉग करने लगा, लोग जूते मारेंगे। हर व्यक्ति को वही चीज शोभा देती है। तो ये जो नारायण राणे टाइप ब्रीड है, ये अपनी इनकी वैयक्तिक कुछ नहीं है। एज ए नारायण राणे वो क्या है? नथिंग। वो कभी थापा के यहाँ होने का उनको गुरु रहता है, तो वो पुराने दिन आते हैं तो वो अपने आप को भाई समझ लेते हैं। कभी बाल ठाकरे के शिव सैनिक होने की वजह से अब वो भाषा बदलते हैं, भाई बाल ठाकरे की भाषा बोलते हैं। तो ये जो छिछोरापन आज हुआ है, ये फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी का, ये सामने दिखी हुई हार है बीजेपी की। यदि बीजेपी आश्वस्त होती कि अच्छी तरह से वो जीत रहे हैं, तो बीजेपी कहती कि देख लीजिए, आप 2 घंटे बैठिए पुतले के पास बैठिए, आप जाइए आराम से, फर्क नहीं पड़ता उससे, हम जानते हैं जनता क्या चाहती है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन है, और इस फ्रस्ट्रेशन के चलते ही ये बातें हो रही है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन जो है, ये फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ, जितना ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, उतना बीजेपी का स्टेक और कम होगा। मैं तो आज बोल रहा हूँ, कल चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 50 और महायुति को यानी एनडीए को 75 सीटें आएगी। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये 25 पे भी सिमट गए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता गुंडागिर्दी पसंद नहीं करती। ऐसे गुंडों को ठिकाने लगाना जानते हैं। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रदेश है, वहां गुंडों के हाथ पैर तोड़े जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रदेश है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिरी है, उसको लेकर के जो सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र का रोष दिख रहा है, उस रोष से ही ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, और वही फ्रस्ट्रेशन आज किले में दिख गया है। फिलहाल इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए आप लोग। नमस्कार।